की तरफ से सभी को सादर प्रणाम। और हम आप सबको एक बार फिर से सूचित करना चाहते हैं, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, कि हम सब यहीं के स्थानीय मूल निवासी हैं, स्थानीय लोकल देहरादून के ही किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय से बिलोंग करते हैं। और पिछले काफ़ी समय से देहरादून की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है किन्नरों के मैटर में, और दो पक्षों का मैटर कह के, इलाकों का मैटर कह के इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। और एक चीज़ होती है कि लोग अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं। आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे किन्नर समुदाय से ही कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी प्रेस क्लब में, और असली नकली जैसे मुद्दे उठाए थे। तो मेरा ये सवाल है जनता से और मीडिया से भी कि आप असली और नकली किन्नर को कैसे पहचानेंगे? कौन है असली किन्नर और कौन है नकली किन्नर? क्या सारे असली किन्नर सिर्फ डेरों में रहते हैं या कुछ असली किन्नर डेरों से बाहर भी रहते हैं? तो देहरादून की जनता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ किन्नर ऐसे भी हैं जो डेरा कल्चर से बाहर रहते हैं, कुछ किराए पे कमरे लेके रहते हैं, कुछ अपना रोजगार कर रहे हैं, या कुछ इंडिविजुअली बधाई मांगने का भी काम करते हैं। हर कोई नहीं चाहता प्रथाओं में रहना। प्रथाओं की आड़ में, किन्नर प्रथा की आड़ में यहाँ पे इतना अपराध चल रहा है देहरादून में, जिसको हम शासन प्रशासन से अवगत भी करवा चुके हैं, और इसके लिए हमारा हाईकोर्ट नैनीताल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये लड़ाई हमारी नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे किन्नर ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनमें से एक विग लगा के जो बैठे हुए थे यहाँ पे, रूबी हांडा जो अपना नाम बता रहे थे, और जिनका नाम कुलविंदर रंधावा है, जो कि खुद 2 बच्चों के पिता हैं और यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। तो वो खुद ट्रांसजेंडर है या नहीं है, अब मैं तो उनको नकली नहीं कहूंगी, वो उनकी मर्जी है, वो विग लगा के बैठे हैं, सूट पहन के बैठे हैं। और आप हमें देखिए, और अगर असली और नकली की बात आती है तो हम तो कहते हैं मेडिकल जांच कराइए, मेडिकल जांच कराइए, पता लगाइए कौन असली है कौन नकली है। तो ये असली और नकली का कंसेप्ट दिमाग से निकालना होगा। डेरों से जो बाहर किन्नर रह रहे हैं वो भी असली ही होते हैं, मगर क्या है, वो उन परंपराओं में नहीं रहना चाहते। क्यों हम उन परंपराओं का खंडन करते हैं? क्योंकि किन्नर कल्चर में बाल काटने की परंपरा है, मारने पीटने की परंपरा है, माथे पे सिक्का गरम करके लगाने की परंपरा है। ऐसी कौन सी प्रथा है जो अपने ट्रांसजेंडर बच्चों को, ट्रांसजेंडर भाई बहनों को इतनी बर्बरता से मारने पीटने के लिए एक कानून बनाए हैं? अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में निशा चौहान को किडनैप करके इसके बाल काट दिए। वो लोग कहते हैं कि ये लोग अपने आप को खुद मारते पीटते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा, जिसमें आप अगवा करके ले जा रहे हैं, मार रहे पीट रहे हैं, इतनी बुरी हालत कर दे रहे हैं आप कि देख नहीं रहे हैं। और आप बन के बैठे हैं कि हम लोग 21 लाख का चंदा देते हैं, 11 लाख का चंदा देते हैं। मेरा ये पूछना है कि इतना पैसा आप लोगों के पास आता कहाँ से है? आखिर हिजड़ों के पास, सन्यासियों के पास, एक तरीके से हम भिक्षावृत्ति करते हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये देहरादून की, उत्तराखंड की आम जनता को लूट के पैसा आ रहा है। जो सरकार है, जो शासन प्रशासन है, वो कोई हिजड़ों के चंदे से नहीं चलता है। जो यहाँ बैठ के रजनी रावत कह रही थी कि किसी थर्ड जेंडर ने, ट्रांसजेंडर ने दान नहीं किया था, तो वो भी खुद भी थर्ड जेंडर है, खुद भी ट्रांसजेंडर है, और उन्होंने दान कहाँ से किया? क्या वो जो जहां से वो मूल रूप से जो नेपाल से बिलोंग करती है, क्या वो सारी संपत्ति 11 लाख 21 लाख की जो चेक दे रहे हैं, क्या वो नेपाल से लेके आए थे? ये देहरादून की जनता से ही कमाया हुआ पैसा है। और अगर आप करोड़ों में से, अरबों में से, खरबों से कुछ लाख दान कर दोगे तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। एसपी सिटी के यहाँ, प्रमोद सर के यहाँ इतनी एप्लीकेशन का भंडार भरा हुआ है, जिसमें अवैध वसूली की कंप्लेन है जनता की, देहरादून की जनता की अवैध वसूली की कंप्लेन है। हम वहां पे गए, रजनी रावत को भी बुलाया गया, रजनी रावत उस मीटिंग में नहीं आई। हमने एसपी सिटी सर को कहा, सर आपके पास जितनी भी कंप्लेंट आई हैं, आप इन जजमानों के घर हमें लेके चलो, अगर हम में से कोई एक भी निकल जाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। सर ने कहा कि अगर कोई भी पब्लिक कंप्लेन आएगी मैं एक्सटॉर्शन की धारा लगाऊंगा। अभी देखा जा रहा है लोग डरते हैं, बददुआओं से डरते हैं। अभी कुछ लोग, ये जो बिंदु जी बैठी हैं, ये खुद किन्नर डेरा चलाती हैं, इनके डेरे पे कब्जा करने की कोशिश की है। बाद में अपनी प्रताड़नाएं आपको बताएंगे कि किस तरीके से रजनी रावत गैंग ने प्रताड़ित किया था। तो इनके जहां पे मांगने खाने का कार्य करती थी, वहां पे इस तरीके से रजनी रावत गैंग के लोग बदतमीजी कर रहे हैं कि लोग ब्याज पे पैसा देके बधाइयां दे रहे हैं, और वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते हैं। पुलिस जाती है कि आपको कंप्लेन करनी है कि नहीं, हमें नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जनता भोली भाली है, जनता बददुआओं से डरती है। आर्टिकल 14 में साफ लिखा है, नालसा वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि हिजड़ा और ट्रांसजेंडर्स को बराबर का एक्सेस टू जस्टिस
इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, टॉयलेट्स हैं, हॉस्टल्स है, सभी चीज में उनको है जो बराबर का प्रावधान दिया जाएगा, बराबर के हक दिए जाएंगे। लेकिन हक लेने वाले कहाँ हैं? हक लेने वाले तो असली नकली कर रहे हैं, हक लेने वाले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हक लेने वाले कह रहे हैं कि हम डेरे में रहते हैं, हम बधाई मांगते हैं, हम असली हैं। ये बाहर रह के बधाई मांगते हैं, ये बाहर रह के अपना रोजगार करते हैं, तो ये लोग नकली है। तो ये असली और नकली का कंसेप्ट सभी को अपने दिमाग से निकालना होगा। मेरा संविधान सबसे सर्वोपरि है। रजनी रावत कहती है कि वो पूरे उत्तराखंड की, पूरे देहरादून की गद्दी नशीन है। आखिर किसने उसको गद्दी नशीन बनाया? हम उसको अपना अभिभावक नहीं मानते हैं। कोई रजनी रावत को हम में से अपना अभिभावक मानता है? मार मार के कोई हमें हमारा बाप नहीं बन सकता। हम नहीं मानते हैं। क्यों हम किसी को उपाधि दें? क्यों हम किसी को गद्दी दें? और कौन होता है रजनी रावत अपने आप को गद्दी नशीन कहने वाला? और गद्दी नशीन होगा तो अपने घर तक होगा। अपनी जिंदगियों के मालिक हम लोग खुद हैं। हमारा संविधान सबसे सर्वोपरि है, हमारे फंडामेंटल राइट सबसे सर्वोपरि हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और आज मैं इसके ऊपर हाथ रख के कहती हूँ कि जितने भी हम देहरादून के लोकल किन्नर बच्चे हैं, लोकल ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, हम अपना शहर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के किसी के डर से कहीं नहीं जाएंगे। अब हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और हाई कोर्ट के बाद अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो भी हम खटखटाएंगे। क्यों खटखटाएंगे? क्योंकि ये लोग कहते हैं, रजनी रावत गैंग कह रहे हैं कि हम लोग इनकी छवि खराब कर रहे हैं। लेकिन अवैध वसूली करके, बदतमीजियां करके, जजमानों को डरा के, धमका के, नंगे होके बददुआएं देने के डर से ये लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं। मेरे जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी छवि पे भी फर्क पड़ता है। तो ये लोग हमारी छवि खराब कर रहे हैं। दूसरा, ये शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। दूसरे किन्नरों के डेरों पे कब्जे करना, दूसरों के घरों पे कब्जे करना, बच्चों को किडनैप करके मारना पीटना, गुट बना के और लोगों को मारना पीटना, बच्चों को मारना पीटना, प्रशासन को गुमराह करना, शासन को गुमराह करना। ये असली है, ये नकली है। सिर्फ हमें ही बधाई दी जाए। आपको बधाई भी लेनी है, आपको सोने चांदी की प्लेट में खाना भी खाना है, और आप सन्यासी भी बनते हो कि हम लोग हिजड़े हैं। हम रजनी रावत को अपना अभिभावक नहीं मानते हैं और जो गुंडागर्दी चल रही है इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैं बिंदु किन्नर, देहरादून बाईपास रोड, हसनपुर, किन्नर मठ से हूँ। मेरे गुरुजी अभी खत्म हुए, उनका निधन हुआ। उसके बाद में किन्नर परंपरा के अनुसार जैसे होता है, किन्नर मेरे घर पे आए, रजनी रावत लोग सब आए। इन्होंने पहले मेरे मठ पे कब्जा करना चाहा। कब्जा करने के बाद में जब मुझे लगा कि ये कब्जा कर रहे, तो मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, इनको वहां से निकाला। उसके बाद में ये जबरन से जितना क्षेत्र मांग खा के हम लोग अपनी गुजर बसर करते थे, मेरे गुरुजी करते थे, उनके साथ मैं करती थी। उसके बाद इन्होंने अपने गुंडे, मवाली, दुनिया भर के 4-4, 6-6 गाड़ियों में अपने किन्नर सब बस्तियों में दौड़ा रखे हैं। जजमान बहुत परेशान है, क्योंकि देखो मेरे पास गरीब जनता है, बाईपास रोड का इलाका है, तो हमने कभी लड़कियों में बधाई नहीं मांगी। ये लोग लड़कियों में भी बदतमीजी कर करके नजायज ले रहे, नजायज वसूली कर रहे। जजमानों की शिकायत बहुत आती है। मैं भयभीत हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बंदा भी नहीं है फालतू। जो मेरे 2-4 चेले थे, इनके डर के मारे वो भग गए, मेरा डेरा छोड़ के भग गए। मेरे साथ में कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी बात होती है, इसकी जिम्मेवार ये रजनी रावत है और इसका पूरा गैंग है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कहती है कि मैं पूरी समस्त देहरादून की गद्दी क्षेत्र की मालक हूँ, कोई बात नहीं, मालक है तो तू कोई ऐसा चीज पेश करना कि हम पीछे हट जाएं। अगर तूने कोई चीज तुझे किसी सरकार से मिली है, या कोई कोर्ट ने दी है, या कोई किसी चीज ने तुझे दिया है कि भाई पूरा क्षेत्र तू ही मांग खा के रह सकती है और कोई नहीं, तो प्रूफ करे। नहीं तो किन्नर जैसे तुम हो ऐसे हम हैं, हम भी अपनी गद्दी से जुड़े हैं। चौथी 5वीं पीढ़ी पे मैं हूँ अपनी गद्दी में। मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, 3-4 महीने हो गए, मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं शासन प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जान की माल की रक्षा करी जाए। इसमें रजनी रावत ने गुंडा राज फैला रखा सारे में, इसने दुखी कर रखा हमें। हम अपने घरों में सेफ नहीं है, हम अपने घरों में सेफ नहीं है। हम खा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, या तो इसके अंडर में रह के इसके बातों को फॉलो करो, हम पे नहीं होता बर्दाश्त।
इसने बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि हम लोग भी किन्नर हैं, हम लोग भी अपने गुरुओं की सेवा करें, उनके नीचे रहे। उनके मरने के बाद में हम अपने घर के मालिक क्यों नहीं है? रजनी रावत अपनी धौंस और अपनी हेकड़ी से हमें जबरदस्ती भगाना, लूटना चाहती है। मैं सरकार से यही विनती करना चाहती हूँ कि इस रजनी के रावण राज से हम हिजड़ों को और ये ट्रांसजेंडर बच्चे जितने देहरादून के हैं, इनकी रक्षा करी जाए, इनकी सुरक्षा करी जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। शिखा दीदी एक चीज बोल रही ना, आप ही बोल रहे ना, मैं नहीं बोल रही थी ना, कि अगर ये वो इस कंडीशन स्वान को बोलती है पुरुष है, ये है वो है, अगर ऐसा कुछ हाँ जी क्या आज भी वही स्थिति है? बोलो। स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन जो रजनी के हमले मुझ पर पहले भी होते आए, वो हमले अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाड़ियों में 10-10, 15-15 बाउंसर भर के, गुंडे बदमाश भर के, और रजनी के जितने भी गुट के लोग हैं, वो लोग अब भी मुझ पे हमला करने से चूक नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि किस तरह मौका मिले और फिर से वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। और मैं हाई कोर्ट की और प्रशासन की एक शुक्रगुजार हूं कि मुझे सुरक्षा में सुरक्षा दी गई, जिससे कि मैं खुद को थोड़ा सा फील कर रही हूँ कि मैं सेफ हूँ, लेकिन मैं कहीं तक सेफ नहीं हूँ। अब भी वो लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि रजनी रावत मूल निवासी राम बहादुर नेपाल का जो कि रहने वाला है, वो मुझे ये कहता है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं 1-2 बच्चों का पिता हूँ। अगर मैं पुरुष हूँ तो ये रजनी रावत ने किया है, साइन करे हैं, जो कि मेरी गुरु ने मुझे कुछ टाइम पहले अपना नाचने गाने का कार्य करने के लिए कुछ थोड़ा सा क्षेत्र दिया था, जिसमें कि ये रजनी रावत का भी अंगूठा है और इसमें रजनी रावत के भी साइन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं पुरुष हूँ और रजनी इस तरह के अपने अंगूठे और साइन करके एरिया डिवाइडिंग करती है, उसको ये अधिकार किसने दिया? और क्या अगर मैं पुरुष हूँ तो उसके घर में इतने सारे जो लोग हैं जिनको वो गलियों में, क्षेत्र में मांगने के लिए, उगाई करने के लिए भेजती है, वो सारे पुरुष हैं? वो कौन है, कहाँ से आए, उनका मूल निवास कहाँ का है? उस चीज के बारे में सरकार से कहना चाहती हूँ। अगर जब रजनी ने ये मुहिम छेड़ी है असली और नकली की, तो सरकार, शासन, प्रशासन, देहरादून में सभी की, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ट्रांसजेंडर है, सभी की मेडिकल जांच हो, जिससे ये पता चले कौन असली है और कौन नकली है। और इसकी अवैध अपूर्ण संपत्ति की भी सरकार जांच करे, मैं यही कहना चाहती हूँ। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम शिखा है और मैं विकासनगर से हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि अभी बीते दिन 3-4 दिन पहले रजनी रावत ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अपने साथ में उन्होंने किन्नरों को बैठाया। उनमें से एक लड़का था जो कपड़े पहन के बैठा हुआ था, रूबी हंडा, और उनके साथ में जो और 2-3 किन्नर आ रखे थे। ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है, अभी 3 साल पहले दिल्ली के अंदर एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस हुआ था एकता जोशी जी का। बाद में वो सब सुलझ गया, पुलिस ने सब गुत्थियां को सुलझाया। उनमें कुछ लोग किन्नर इन्वॉल्व थे जिन्होंने सुपारी दे करके उन एकता जोशी जी को मरवाया था। आप मीडिया में, उसमें यूट्यूब में जाके देख सकते हो, कम से कम 500 हजारों वीडियो होंगी। और उस वीडियो के अंदर एक नाम आता है कमल, वही कमल जो यहाँ पे बैठी हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के क्रिमिनल किन्नरों को, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ये उत्तराखंड में बुला बुला के शय दे करके रजनी रावत ये क्या करवाना चाहती है। ये इनके शूटरों से, दासना जेल के रहने वाले कॉन्टेक्ट किलरों से इनके संपर्क होते हैं। और मैं ये बात खोलना चाहती हूँ कि इनका कोई भरोसा नहीं है। किसी शूटर को पैसे देके किसी को, हम में से किसी के साथ भी ये घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इस तरह के क्रिमिनल किन्नर यहाँ पे आएंगे, इसके बराबर में बैठेंगे और आकर के यहाँ पे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाएंगे, उल्टी सीधे बाइट देंगे, मीडिया में बोलेंगे ये असली है, ये नकली है, ये वो है। तो ये चीज बिल्कुल गलत है और क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को यहाँ आने के लिए भी बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए। जब साफ मना किया है कि बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो ये अपने घर में बुला के ये क्या मीटिंगें करती है, क्या करवाना चाहती है। आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ गलत होता है, किसी के साथ में कोई घटना घटती, कोई मरता है, कुछ होता है, इसकी जिम्मेदारी रजनी रावत होगी, इसके घर में बैठने वाले किन्नर होंगे।
उन्होंने चैलेंज तो बोलती थी खुले वर्दी और मीडिया में उन्होंने एक बात और बोली थी, सॉरी सर, कि हमारे क्षेत्र में कोई आएगा हम तो मारेंगे। वो भवानी माँ बोल रही है मारेंगे। मैं कोई उधर माइक दे दो सारे आगे। एक प्रेस वार्ता के बाद रजनी रावत की आप लोगों को भी सामने आना पड़ा और असली और नकली की आप पहचान करने की जरूरत महसूस देने लगी। क्या लगता है कितना खतरा फैले हुआ है? इस खतरे को आप माफ करके कई प्रेस वार्ता कर सकते हैं। जी, प्रेस वार्ता हमने पहले भी की है और सभी का अधिकार है कि वो प्रेस वार्ता कर सकते हैं और जनता के सामने अपनी आवाज अपनी बातों को रख सकते हैं। देखिए, ये 2024 चल रहा है, नासा का जजमेंट आ गया है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 20 बन चुका है। अब ये नकली और असली, यानी जो डेरे में रहने वाले हैं सिर्फ वो असली हो चुके हैं और जो बाहर इंडिविजुअल ट्रांस रह रहे हैं वो नकली है। तो ये भेदभाव दूर करना होगा। इसके लिए अभी हम हाईकोर्ट तक पहुंच चुके हैं। रजनी रावत जैसे लोग देहरादून में बैठ के, प्रेस क्लब में बैठ के असली नकली जैसी बातें कर सकते हैं हमारे बारे में, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और हमारे उत्तराखंड के न्यायालय में ये बातें नहीं चलेंगी असली नकली वाली। और रजनी रावत कहती है कि वो 850 साल पुराना उनके पास कोई कागज है। वो कौन से तामपत्र में कौन से मुगल शासक ने उनको कागज लिख के दिया और कौन से 850 साल पहले उनके गुरु जिंदा थे जो आज तक वो गद्दी चली आ रही है, मुझको ये समझ में नहीं आता है ना। और 1947 में देश आजाद होता है, आप कौन से 800-850 साल पुराने की बात कागजों की बात करते हैं। तो हम उनकी बातों का खंडन करते हैं। रही असली नकली की बात, हमारी मेडिकल जांच कराएं। मेडिकल जांच से पुष्टि हो जाएगी कौन असली है कौन नकली है। वैसे भी जो एक्ट बना है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रूल 20 कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। आर्टिकल 14 में हिजड़ों को, ट्रांसजेंडरों को बहुत से राइट्स दिए गए हैं, लेकिन हिजड़ा लोग खुद अपनी छवि खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपस में लड़के, आपस में नंगे होके, अवैध वसूली करके, और कुछ रूबी हांडा जो कुलवंत रंधावा जैसे 2 बच्चों के बाप जो यहाँ पे विग लगा के सूट पहन के बैठते हैं और अपने आप को पता नहीं ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं फिर भी उनको आदमी नहीं बोलूंगी। वो खुद 2 बच्चों के पिता हैं। रजनी रावत के डेरे में कितने ऐसे लोग रहते हैं, कितने ऐसे किन्नर बने हुए हैं जिनके बच्चे हैं, जब वो पुरुष थे उनके बच्चे हैं, पोता पोती वाले हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं। कहां से? देहरादून की जनता को लूट लूट के, यहां से कमा के। हम तो खुला बोल रहे हैं और इन चीजों पे जांच हो। अगर हमारी एक भी बात में झूठ है तो इन चीजों पे जांच हो, और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो। आप देखिए, भारत सरकार के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस एम्पावरमेंट की तरफ से एक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जनरेट होता है। मेरे 22 ट्रांसजेंडर इसी आईडी कार्ड से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं, 22 ट्रांसजेंडर। लेकिन रजनी रावत गिरोह का एक भी किन्नर वहां पे रजिस्टर क्यों नहीं है? ये लोग कहां से आए हैं? ये लोग क्यों अपने आप को यहाँ पे जो है रजिस्टर नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में या सोशल वेलफेयर ऑफिस में? आखिर क्या ऐसी कमियां हैं, क्या ऐसा काला घोटाला है? और अपने आप को नेता बनती है रजनी रावत। ऐसे नेता सत्ता में आएंगे तो क्या भविष्य होगा देश का? अपने आप को मैडम कहने वाले कौन सी क्लास पास है वो? एक सवाल यह है कि ये सिर्फ असली और नकली की लड़ाई है या ये जो साम्राज्य पीछे नजर आ रहा है ये उसका भी है? जी बिल्कुल, ये दोनों बातें सर इंटर रिलेटेड है। साम्राज्य के पीछे असली नकली छुपा है। अगर ये असली नकली का खेल नहीं रचेंगे तो इनका साम्राज्य कैसे बचेगा? क्योंकि अब लोग खड़े हो चुके हैं। आई हैव राइट टू वर्क। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी काम करने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिंदु गुरु जिस अपने क्षेत्र में रहती है वो अपने देहरादून में कहीं भी मांगने खाने का कार्य कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती है। कार्य करने का अधिकार हमारा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कह रही हूँ, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो जो ये गद्दी की लड़ाई है, ये इनको पैसे का ही लालच है। तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, असली नकली। और जो ये इन्होंने पूरा एक अपनी मुहिम चलाई हुई है पीछे, जो पूरा पैसा वाला, पावर वाला, पोजीशन वाला कि मैं ही दादा हूं, उस चीज को खतरा है। क्योंकि अब हम लोग खड़े हो चुके हैं, और खड़े हो चुके हैं तो हम लोग अपना शहर, अपना राज्य नहीं छोड़ेंगे। अब 2 सवाल हैं आपसे, एक तरफ उगाई, एक तरफ बधाई। आप किस चीज के फेवर में? जी देखिए,
उगाही होती है एक्सटॉर्शन, जो जबरदस्ती किसी का दिल दुखा के ली जाती है, और बधाई होती है वो 21 रुपए की भी होती है, 1 रुपए की भी होती है, 21,000 की भी होती है। वो देने वाले की श्रद्धा है, देने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए। रजनी रावत यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि मैं जितना कहूंगी मेरे चेले उतना ही लेंगे। तो आपके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति कहां से आई है? और अगर आपके पास नहीं है तो अपने बहन भाइयों के अकाउंट चेक कराओ। हमने एसपी सिटी सर के सामने बात रखी है कि हमारे अकाउंट चेक करें, हमें सर्विलांस में रखें अगर हम अवैध वसूली करते हैं तो मेरा मानना यही है, उगाही बिल्कुल गलत है, बधाई सही है। अगर बधाई कोई अपनी स्वेच्छा से अपनी श्रद्धा अनुसार देता है तो दिल दुखा के कोई बधाई नहीं होती है। अगला सवाल आपसे ये है कि फंडामेंटल राइट्स के हनन को लेके आप यहाँ मीडिया से रूबरू हुए हैं, अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही हैं, आपने ये भी बोला है कि डेरों पे कब्जा कर रही है रजनी रावत, तमाम चीजें हैं, विघटन किया जा रहा है, उसको बता जी। जैसा कि अभी मलूकचंद शेरपुर के एरिया में हमारे बिंदु किन्नर जी निवास करते हैं, मौत शोक जताने के बहाने रजनी रावत इनके घर पे आती है। हमारे पास सारे सीसीटीवी फुटेज फोटोज है, 10 बाउंसरों को लेके और कुछ अन्य किन्नरों को लेके अपने साथ आते हैं। वहां पे एक हफ्ते जुआ खेलते हैं, इनसे भी 1 लाख रुपया उधार लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कब्जा करना ही है, और ऐसे पता नहीं कितने डेरों पे कब्जा किया है। इसलिए अब तक ये बिंदु गुरु जो थी, बिंदु किन्नर जी जो थी, ये रजनी रावत के साथ ही थी। आपने पहले इनको उनके साथ ही देखा होगा, लेकिन इनकी गुरु की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके घर पर, इनके इलाके पर उसने कब्जा करना चाहा। इसलिए इन्होंने 112 पे फोन किया। 112 पे फोन करने के बाद पुलिस ने आके उनके चेलों को, रजनी के चेलों को इनके घर से निकाला। उससे पहले निशा चौहान पे अटैक हुआ था, तो निशा चौहान पहुंच चुकी है हाई कोर्ट में निशा की रिट पिटीशन चल रही है प्रोटेक्शन को लेके, और उस प्रोटेक्शन में जज ने साफ कहा है कि हमें गुरु चेला शिष्य परंपरा से, किन्नर परंपरा से हटके हमें कार्यवाही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं जस्टिस जो है, जो वहां पे जज बैठे हैं, उनको भी पता है कि इलाकों के चक्कर में किन्नरों का आतंकवाद कितना बढ़ चुका है। ठीक है।